हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टॉपिक आपको दिया गया है, बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल आपको जहाँ पे दी गई है। लिटिक लाइसोजेनी साइकिल नाम से आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में, जिसमें हम लोग पहले लिटिक लाइसोजेनी साइकिल का नॉर्मल डिटेल समझेंगे कि ये होती क्या है, बैक्टीरियोफाजस कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद जो 2 साइकिल्स बेसिकली आपकी होती हैं, लाइसोजेनी और लिटिक, उनको हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ऑब्वियसली आपको ये जानना ज़रूरी है कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट कितना है, क्योंकि तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा इस टॉपिक को समझने में। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दे रही हूँ रिसेंट ईयर के, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कोई पेपर आपका बिना लिटिक लाइसोजेनी साइकिल के नहीं डिज़ाइन होता है। तो एक टॉपिक है, तैयार कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए ढेर सारे। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जून 23 के पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जून 23 का दूसरा क्वेश्चन है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट में है, दूसरा आपका इवनिंग शिफ्ट में है। आगे बढ़ेंगे, मैंने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर डाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जून 21 के पेपर में आपको मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, नवंबर 20 में आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लिटिक लाइसोजेनी साइकिल। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था ये भी आपका 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जून 2017 में भी आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बैक्टीरियोफाज लिटिक लाइसोजेनी साइकिल। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन है, 17 में अगेन, 13 में, है ना, 13 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से मिलते हैं। तो अगर आप इसको ढंग से तैयार कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले कि लिटिक लाइसोजेनी साइकिल होती क्या है। साइकिल मतलब किसी के लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक वायरस के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं और उस वायरस को एक स्पेशल नाम हम देते हैं, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एग्जैक्टली हम उन वायरसेस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज करते हैं। वायरसेस आपको पता है, अगर बैक्टीरिया के पे इन्फेक्ट करेंगे और बैक्टीरियल सिस्टम को अपने सर्वाइवल के लिए अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो डेफिनेशन आपको दी गई है कि वायरसेस दैट यूजेस बैक्टीरिया एज देयर होस्ट आर नोन एज बैक्टीरियोफाजेस। दे आर अनेबल टू रेप्लिकेट। अगर ये होस्ट पे सर्वाइव नहीं करेंगे, होस्ट की मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे, तो इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए डिपेंडेंट होते हैं एक रेस्पेक्टिव होस्ट पे, और होस्ट इसका कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया हो सकता है जिससे जाके इंटरैक्ट करेंगे। सो दे आर अनेबल टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली, देयरफॉर इन्फेक्ट होस्ट एंड रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई बाय द होस्ट सेल कंट्रोल। कि होस्ट सेल कंट्रोल के थ्रू या होस्ट मशीनरी को यूज़ करके ये अपनी जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करते हैं और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो बैक्टीरियोफाज को अगर हम डिवाइड करें तो बैक्टीरियोफाज का जो डिवीज़न है वो हमें कुछ 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक तरीके के बैक्टीरियोफाजेस जिनको हम वायरुलेंट फाज बोलते हैं, दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट फाज की। अब जो वायरुलेंट फाज और टेम्परेट फाज है, इनको भी समझेंगे कि वायरुलेंट फाज हमेशा हमें लिटिक ग्रोथ या लिटिक साइकिल फॉलो करता हुआ मिलता है, और जो टेम्परेट फाज है हमारा, ये लिटिक और लाइसोजेनी दोनों तरीके की साइकिल फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि लिटिक लाइसोजेनी साइकिल से पहले समझेंगे कि वायरुलेंट और टेम्परेट फाजेस होते क्या हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा सा अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर दी गई वायरुलेंट फाज की पहले, और उसके बाद टेम्परेट फाज की। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूँ कि जो कंटेंट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया, वो क्वेश्चन आपको कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक में मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर असेंबल किए गए हैं, प्लस जो कंटेंट अभी आपको बोर्ड पर मिल रहा है, जिससे सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व कराने वाली हूँ। इसके लिए आप कैटलिस्ट की जो थियोरी बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 में आपको ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आएंगे वापस से वायरुलेंट फाज पे। वायरुलेंट फाज की अगर बात हम करें तो देखिए, दे फॉलो लिटिक साइकिल। अब लिटिक लाइसोजेनी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिटिक लाइसोजेनी का जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है, लिटिक जो साइकिल होती है, जब बैक्टीरियोफाज होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो वो कंप्लीटली होस्ट मशीनरी को ऑक्युपाई करके अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और फाइनली बैक्टीरिया को बर्स्ट करके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये लिटिक होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। लाइसोजेनी में क्या होता है, जब बैक्टीरिया
में वायरसेस एंटर करते हैं तो बैक्टीरिया के जीनोम में खुद के जीनोम को इंटीग्रेट करके उनके साथ साथ अपने नंबर्स को थ्रू रेप्लिकेशन इंक्रीज करते हैं पैसिव तरीके से, ठीक है। तो पहले हम वायलेंट फाजेस को समझेंगे। सो दे फॉलो, इफ वी टॉक अबाउट वायलेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, they are supposed to follow lytic cycle only for their life cycle and uses the metabolic machinery। किसकी metabolic machinery यूज करेंगे? होस्ट की। होस्ट कौन है? रेस्पेक्टिव बैक्टीरिया जिसको ये जाके इन्फेक्ट करने वाला है। machinery of the host cell to produce progeny viruses and kills the host in this process। this is very important कि जब lytic cycle होती है तो होस्ट को हमेशा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो बैक्टीरिया होगा वो हमेशा किल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे फॉर एग्जाम्पल टी इवन बैक्टीरियोफाज। कुछ 3 फाजेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टी इवन बैक्टीरियोफाज जिसमें आपको T4 एग्जाम्पल दिया गया है जो लिटिक साइकिल फॉलो करेगा विच इज ओनली कंसीडर्ड एज वायलेंट फाज। सेकेंड कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग P1 फाज की जो अनयूजुअल काइंड ऑफ बैक्टीरियोफाज है। तीसरी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे लेम्डा फाज की जो टेम्परेट फाज में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया T4 ऑफ ई कोलाई का। अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें, जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और कॉलोनी पे इसका एक्सप्रेशन देखें तो हमें जो बैक्टीरियल लॉन मिलते हैं वो क्लियर प्लैक्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, जो अभी मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया भी था। सो ऑन बैक्टीरियल लॉन सच फाजेस आर फॉर्म क्लियर प्लैक्स। ये जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं जो वायलेंट टाइपोलॉजी के होते हैं वो क्लियर प्लैक्स बनाते हैं, क्योंकि जो होस्ट सिस्टम है पूरा उसको लोकली एक्सटिंक्ट कर देते हैं, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए हमें क्लियर प्लैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहानी किसकी? वायलेंट फाज की। पहले हमने बैक्टीरियोफाज की डिटेल देखी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं। 2 तरीके की लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं, लिटिक या लाइसोजेनी, और इसी डिवीजन पे हमने वायलेंट फाज पढ़ा जो लिटिक फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी टेम्परेट फाज की। तो टेम्परेट फाजेस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दे कैन फॉलो ईदर लिटिक और लाइसोजेनी, राइट। अब कंडीशंस क्या होंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेट फाजेस होंगे ये दोनों तरीके की लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं। या तो ये बैक्टीरिया के साथ खुद को कनेक्ट करके प्रोफाज बना के अपनी साइकिल रन करेंगे, या फिर ये बैक्टीरियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके लाइस करके रिलीज हो जाएंगे और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेंगे। सो द लाइसोजेनी साइकिल इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ फाज डीएनए। ध्यान से देखिएगा, जो फाज का जीनोम है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू व्हाट? बैक्टीरियल जीनोम विच इज कंसीडर्ड एट होस्ट ऑफ दिस वायरस मॉलिक्यूल क्रोमोसोम एंड पैसिवली रेप्लिकेट। जैसे जैसे बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट करता जाएगा, इसके साथ जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम जुड़ा है वो भी इसके साथ साथ रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो द लाइसोजेनी साइकिल इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ फाज डीएनए इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड पैसिवली रेप्लिकेट एट होस्ट सेल जीनोम इन द रेप्लिकेट्स इन इंटीग्रेटेड स्टेट फाज जीनोम इज कॉल्ड प्रोफाज। और जब बैक्टीरिया के जीनोम में बैक्टीरियोफाज का जीनोम इंटीग्रेटेड होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? प्रोफाज वर्ड यूज करते हैं। द लाइसोजेनी की अगर हम बात करें, कैन इफिशिएंटली स्विच टू लिटिक, कि जो लाइसोजेनी चल रही थी जहां पर बैक्टीरिया के जीनोम में बैक्टीरियोफाज का जीनोम इंटीग्रेटेड था और पैसिवली रेप्लिकेट हो रहा था, वो लाइसोजेनी लिटिक पे स्विच कर सकती है। कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में? जब इस तरीके के लाइसोजेनाइज सिस्टम को हम एक ऐसे रिएजेंट से एक्सपोज करेंगे जो डीएनए डैमेज लीज कर सकता है, जो डीएनए डैमेज कर सकता है, ऐसे रिएजेंट से अगर हम अपने प्रोफाज मटेरियल को एक्सपोज करेंगे तो वहां पर हमें लाइसोजेनिक इंडक्शन मिलता है। कन्वर्जन ऑफ लाइसोजेनी टू लिटिक इज नोन एज लाइसोजेनिक इंडक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन reagent which can lead to DNA damage, right? So the lysogeny can efficiently switch to lytic growth if the cells is exposed to DNA damage agent, right? This switch from lysogeny to lytic growth is known as लाइसोजेनिक इंडक्शन। कि इस तरीके का जो स्विच है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोजेनिक इंडक्शन बोलते हैं। अगर लाइसोजेनाइज बैक्टीरियल सिस्टम को ऐसे रेजेंट से एक्सपोज किया जाए जो डीएनए डैमेज लीड कर सकता है, जस्ट लाइक यूवी रेडिएशन एटसेट्रा, तो वहां पर जो बैक्टीरियोफाज की साइकिल अभी लाइसोजेनी फॉलो कर रही थी वो इमीडिएटली स्विच कर जाएगी लिटिक पे, ठीक है। और ये जो चेंज होता है ना, ये बैक्टीरिया में
जो प्रेजेंट या होस्ट में प्रेजेंट कुछ जीनोम है उनका जो एक्सप्रेशन है वही कंट्रोल करता है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि CI जीन एक्सप्रेस हो रहा है, क्रो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो द स्विच फ्रॉम लाइसोजेनी टू लिटिक ग्रोथ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर लाइसोजेनी चल रही है, ठीक है, अगर लाइसोजेनी चल रही है और इसमें हमने कोई DNA डैमेजिंग एजेंट सच लाइक UV रेडिएशन का एक्सपोजर दे दिया, तो जो लाइसोजेनी है वो स्विच कर जाएगी लिटिक साइकिल पे, लिटिक साइकिल पे। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइसोजेनिक इंडक्शन। दिस इज नोन एज लाइसोजेनिक इंडक्शन। ठीक है, तो लाइसोजेनी से लिटिक का कन्वर्जन लाइसोजेनिक इंडक्शन कहलाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल आपको दिया गया लैम्डा फाज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा फाज पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि लैम्डा फाज देखो इसलिए पढ़ते हैं ऐसा एग्जाम्पल, क्योंकि लैम्डा फाज आपका टेम्परेट है, तो लिटिक भी फॉलो करता है, लाइसोजेनी फॉलो करता है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसलिए मोर और लेस क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो लैम्डा फाज के ऑर्गेनाइजेशन पे, इसकी साइकिल पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी लिटिक और लाइसोजेनी की, कि किस तरीके के बैक्टीरियोफाजेस होते हैं और बैक्टीरियोफाज किस टाइप से हमने उनको मतलब किस बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लाइफ साइकिल। उसके बाद हमने लैम्डा फाज को टेम्परेट फाज की तरीके से देखा और लिटिक फाज का एग्जाम्पल T4 फाज देखा, जिसको हम वायलेंट की कैटेगरी में रख रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग बैक्टीरियोफाज T4 की। T4 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ वायलेंट फाज, जो क्या कर रहा था, लिटिक साइकिल फॉलो कर रहा था। तो इस बैक्टीरियोफाज के थ्रू हमें क्या पता चल जाएगी, लिटिक साइकिल। ठीक है, सिंपल वाली। डिटेल लिटिक साइकिल तो हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा फाज के थ्रू, क्योंकि लैम्डा फाज में आपको लिटिक लाइसोजेनी दोनों मिलेगी। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज T4 में ये जैसे हमने कह दिया ना कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा, बैक्टीरियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती कैसे एग्जैक्टली, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, कैसे बैक्टीरियल जीनोम को जो वायरस का जीनोम है वो हाईजैक करता है, अपने कंट्रोल में लाता है, तो यहाँ पर ना हम पूरी डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल आपको दी गई कि अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ अ लार्ज वायरस। वायरस में आपको पता है दो ही चीज़ें होती हैं, एक DNA कंटेंट, दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन की कवरिंग कैप्सिड जो हेड एंड टेल एटसेट्रा, और जो DNA कंटेंट है जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो इट इज़ अ लार्ज वायरस दैट स्टोर्स इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल पैकेज्ड इनसाइड द प्रोटीनेशियस हेड। अगर हम बैक्टीरियोफाज T4 का स्ट्रक्चर देखें, जस्ट लाइक अदर बैक्टीरियोफाजेस, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, हेड की भी आउटर कवरिंग आपकी DNA की बनी होती है और हेड के अंदर आपको पता है DNA कंटेंट फिल होता है। ये टेल है जिसमें आपको टेल फाइबर, जीन और बेस प्लेट एटसेट्रा मिलेंगे, जो इसको रेस्पेक्टिव होस्ट से अटैच करने में हेल्प करेंगे। कि ये सपोज बैक्टीरिया है तो ये अपने होस्ट पे कैसे अटैक करेगा, वो इसमें जो प्रेजेंट टेल होगी वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी। तो ये हो गई इसकी डिटेल, जिसमें जो DNA होता है ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, पूछा गया है आपके CSIR के पेपर में। ठीक है, वायरस इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोटीन एंड DNA, तो आप NCERT से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स और DNA से मिलकर बना होता है बैक्टीरियोफाज का पूरा सिस्टम। बैक्टीरियोफाज T4 की बात करें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये वायरुलेंट का एग्जाम्पल है, विच इज सपोज टू फॉलो लिटिक पाथवे, जहां पर डिस्ट्रक्शन होगा क्लियर प्लैक्स बनेंगे, राइट। व्हेन इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक रिसेप्टर, अब रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे भाई, बैक्टीरिया होस्ट है, वायरस हमारा गेस्ट है, तो गेस्ट क्या करेगा, बैक्टीरिया के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होंगे उनको जाके रिकॉग्नाइज करेगा। सो व्हेन इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक रिसेप्टर on bacterial surface and penetrate bacterial membrane and inject their DNA into the bacteria। सबसे पहले क्या होगा भाई, लिटिक साइकिल ये कब फॉलो करेगा, जब ये बैक्टीरियल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर रिकॉग्नाइज करेगा और इन्फेक्शन करके अपना DNA बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देगा। इन द साइटोप्लाज्म ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्योंकि लिटिक में क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखिएगा कि जो लिटिक होती है, जो लिटिक साइकिल होती है ये फाज के सर्वाइवल के लिए होती है, ये बैक्टीरियोफाज के सर्वाइवल के लिए होती है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा और ये रिलीज करके मतलब 300 प्रोजनी के आसपास एक बैक्टीरिया से रिलीज होंगी आफ्टर लिटिक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी,
अगर हम बात करें लाइसोजनी की, ठीक है, तो जो लाइसोजनी होती है ना, जहाँ पर बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम है वो इंटीग्रेटेड होता है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज का जीनोम इंटीग्रेटेड होता है, तो वहाँ पर हमारी कोशिश क्या होती है, वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि बैक्टीरिया सरवाइव करे, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि लाइसोजनी इज फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल। लाइसोजनी साइकिल जो होती है वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए होती है। इसको आगे अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ के रखिएगा कि अगर लिटिक होगी तो फाज का सर्वाइवल फेवर होगा, और अगर लाइसोजनी होगी तो चूंकि बैक्टीरिया और फाज का जीनोम चल रहा है साथ में, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया गया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो उसके नंबर्स बढ़ेंगे और उसका सर्वाइवल मेंटेन होगा। सो ये आपको बताया गया कि जब ये बैक्टीरिया में अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा, लिटिक फॉलो करेगा, तो प्रोसेस क्या होगी, इट रेप्लिकेट्स एंड किल्स द होस्ट प्रोड्यूसिंग अबाउट 300 प्रोजेनी वायरसेस पर इन्फेक्टेड सेल। जो बैक्टीरियोफाज T4 है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, अपनी प्रोजेनी रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा, और अप्रॉक्स 300 प्रोजेनी पर बैक्टीरियल सेल रिलीज हो जाएंगी। इस प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे आपको, इस प्रोसेस में आपको कई सारे चेंजेस मिलेंगे, जिसके थ्रू फाज होस्ट को एक ऑर्डर देगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई अब मेरे लिए काम करो, तभी तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और फाज अपना सर्वाइवल करेगा। तो यहाँ पर उन चेंजेस के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें फर्स्ट चेंज यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि आफ्टर फाज डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। जब फाज का डीएनए होस्ट बैक्टीरियम में एंटर करता है तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो किस में होता है, ध्यान से सुनिए, होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज में। भाई बैक्टीरिया का अपना आरएनए पॉलीमरेज था विद ऑल द सब यूनिट्स, जो जाके प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता था और स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर कर जाएगा, तो ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को अपने हिसाब से चेंज करेगा, ठीक है। और अब ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को ऑर्डर देगा कि वो आप मेरे लिए काम करो, और जो डीएनए हम लेके आए हैं पहले इससे एमआरएनए आप बनाओ, फिर आप कुछ करना, ठीक है। और ध्यान से सुनो, जो फाज लेके आया डीएनए उसका एमआरएनए बन जाएगा सबसे पहले, और इस एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, अर्ली एमआरएनए। अर्ली एमआरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरल जो टेंडेंसी आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, सेंट्रल डोग्मा एंड ऑल आपने पढ़ा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, इजंट इट। पहले डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से एमआरएनए बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन बनना इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बट हियर वी हैव समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, राइट। क्या हो रहा है, डीएनए आया, उससे पहले डीएनए के डीएनए बनने से पहले डीएनए से एमआरएनए बन गया, और हम क्या कहते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने से पहले डीएनए से एमआरएनए बन गया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अर्ली एमआरएनए। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ फाज mRNA called early mRNA since it is made before replication of viral DNA। कि डीएनए के आने के जस्ट बाद एमआरएनए बन जाएगा, तो इसलिए इस एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, अर्ली एमआरएनए। और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, और भी सारे चेंजेस, ठीक है। अब देखो अर्ली एमआरएनए बन तो गया, हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज को चेंज भी कर लिया गया, लेकिन चेंज कैसे किया गया वो यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, कि एमआरएनए कैसे काम करेगा या बाकी जो चेंजेस है वो किस तरीके से होंगे वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिए अर्ली एमआरएनए जो बन के आया, अब ये क्यों बना, काम क्या है इसका, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। The early mRNA direct the quickly within 2 minutes direct the synthesis of protein। अर्ली mRNA जो बना, प्रोटीन तो बनाएगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है तो ट्रांसलेशन होगा ही, फॉलोड बाई, है ना, ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाई ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन बनेगा तो प्रोटीन बनेगी। तो जो अर्ली mRNA से प्रोटीन बना वो क्या करने वाला है, इट शट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट, बैक्टीरियल जीन। जो बैक्टीरिया वाले जीन थे, होस्ट वाले, गेस्ट वाले नहीं, जो होस्ट वाले जीन थे उनको, उनका रेप्लिकेशन, उनका ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसलेशन सब ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अब क्या करना है, इसको खुद के नंबर्स बढ़ाने हैं, तो इसको होस्ट सारे सिस्टम को ऑफ करना है, एंड फॉर दैट वी नीड एक्सप्रेशन ऑफ अर्ली एमआरएनए, राइट। सो अलाउइंग द वायरस टू टेक कंट्रोल ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। और इस प्रोसेस से क्या होगा, होस्ट अब किंग हो गया, जो गेस्ट था बैक्टीरियोफाज वो किंग हो गया, उसने होस्ट को हाईजैक कर लिया, ठीक है। सो सम ऑफ द फाज जीन एनकोड न्यूक्लियसेस दैट डिग्रेड द, फिर क्या होगा,
अब देखो अभी तो इसने क्या किया था, उसका रेप्लिकेशन बंद किया था, ट्रांसक्रिप्शन बंद किया था, ट्रांसलेशन बंद किया था। अब ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियस बनाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा। न्यूक्लियस आर मेंट टू क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स विच कनेक्ट्स न्यूक्लियोटाइड, जिससे आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है डीएनए आरएनए, इजंट इट। तो न्यूक्लियस अब ये बनाएगा कि कुछ जीन्स ऐसे होंगे फाज के, बैक्टीरियोफाज के, जो न्यूक्लियस एनकोड करेंगे, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए, होस्ट क्या है बैक्टीरिया है, उसके डीएनए को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अदर फाज प्रोटीन इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑफ फाज डीएनए। अब फिर क्या होगा भाई, फाज अपना डीएनए बनाना शुरू करेगा, उसको तो बहुत सारी प्रोजनी बनानी है ना, तो डीएनए नहीं बनाएगा तो हेड में पैकिंग किसकी होगी, पहले तो रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा ना, फिर प्रोटीन एंड ऑल बनेंगी। तो क्या करेगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट कर देगा, एंड समवॉट लेटर द जीन दैट एनकोड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स हेड वाले जीन थे, टेल वाले जीन थे, धीरे धीरे उनका भी एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर लिटिक में तो हमें वायरस को पूरा असेंबल करके तब बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमें सारी चीजें चाहिए पड़ेंगी। ठीक है, सो देयर आफ्टर द असेंबली ऑफ प्रोजेनी फाज बिगिंस, इन्फेक्शन प्रोजेनी फाज starts to accumulate in the host cell about 17 minutes after infection and about 25 minutes। अब तो देखो अभी तक तो बैक्टीरिया की सेल तो कम से कम इंटैक्ट थी, जो सेल वॉल थी बैक्टीरिया की अभी तक वो इंटैक्ट थी। ठीक है, अब क्या करा जाएगा, बैक्टीरियोफाज को बाहर निकलना है तो उसको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया में दरवाजा क्या है, सेल वॉल के फॉर्म में, मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है बैक्टीरिया में, और उस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए फाज अब एक और जीन का एक्सप्रेशन जो है इंड्यूस करेगा, एक और प्रोटीन बनना शुरू होगी जो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किस लिए जरूरी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जिससे जो बैक्टीरियोफाज बनाए गए हैं, असेंबल किए गए, उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, सो अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन द फाज एनकोडेड एंजाइम कॉल्ड lysozyme degrade the bacterial cell wall and rupture the host bacterium, releasing about 300 progeny phage per infected cell। तो इस तरीके से एक बैक्टीरियल सिस्टम से अबाउट 300 प्रोजनी रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, इस डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस डायग्राम में आपको दिया गया। अगर आपके पास कैटलिस्ट की बुक है तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, वरना आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए 10 किताबें पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की बुक की यही खास बात है कि आपको टू द पॉइंट बहुत ही क्रिस्प मैनर में एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप ढंग से रीड करके अपने 98% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपको दिखाया गया T4 फाज हैविंग हेड एंड टेल, राइट, और इस हेड टेल के कंप्लीट उसके थ्रू ही आके क्या करेगा, बैक्टीरिया के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसको टेल के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्निशन के बाद अपना डीएनए इंटीग्रेट करेगा, बाकी चीजें तो बाहर ही रह जाएंगी। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएनए का होगा। पढ़ते थे ना आप लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स में ट्रांसडक्शन की प्रोसेस, राइट, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डीएनए जब यहाँ पर अंदर आ गया किसका, बैक्टीरियोफाज वाला, अब देखो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, एमआरएनए बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। T4 अर्ली एमआरएनए अटैच टू द होस्ट राइबोसोम, जिससे क्या होगा, इससे जो प्रोटीन बननी थी वो बनेंगी, जिससे बाकी प्रोसेस को मतलब कैरी ऑन की जाएगी। सो सिंथेसिस ऑफ फाज अर्ली एमआरएनए अराउंड 2 मिनट पे। उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा फाज डीएनए का, फिर डिग्रेडेशन होगा होस्ट डीएनए का, उसके बाद लेट एमआरएनए बनेंगे और जो हेड और टेल वाले जीन्स थे वो एक्सप्रेस होंगे, फिर बैक्टीरियोफाज की असेंबली होगी, फिर लाइसोजाइम बनेगा और बैक्टीरियोफाज सेल को बस्ट करके रिलीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी किसकी, T4 फाज की, कि T4 फाज किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा बच्चों कि जो न्यूक्लियस बनाए बैक्टीरियोफाज ने, जो न्यूक्लियस बनाए बैक्टीरियोफाज ने, वो क्या कर रहे थे, होस्ट के डीएनए को डिग्रेड कर रहे थे। अभी पढ़ा हम लोगों ने, जो होस्ट का डीएनए था उसको क्या कर रहे थे, दे रहे थे, डिग्रेड कर दे रहे थे। लेकिन जो फाज का डीएनए था, जो फाज का डीएनए था भाई, वो भी तो डीएनए ही था, बैक्टीरियोफाज का भी डीएनए तो होस्ट में ही था। ये कैसे था, ये इंटैक्ट था। ऐसा क्यों था, उसका कारण आपको बताया गया है। ये इंटैक्ट था और ये डिग्रेड हो गया था, तो उसका रीजन यहाँ पर आपको बताया गया कि जो T4 डीएनए है इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ HMC मॉडिफिकेशन।
जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो तो डिग्रेड कर दिया गया न्यूक्लियस के थ्रू, लेकिन जो फाज का डीएनए था उसमें आपको क्या मिलता है, एक अनयूजुअल बेस मिलता है 5 हाइड्रोक्सी मेथाइल साइटोसिन, और इसके कारण से जो आपका ये टी डीएनए होगा वो डिग्रेडेशन से प्रोटेक्टेड रहेगा। दीज मॉडिफिकेशन प्रोटेक्ट टी डीएनए फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय द न्यूक्लियस दैट यूजेस टू डिग्रेड द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो होस्ट का मशीनरी है वो तो रप्चर कर दिया जाएगा, लेकिन जो गेस्ट का डीएनए है वो क्लीव नहीं होगा। मोर ओवर फाजेस यूजेस होस्ट सेल मशीनरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन जीन, और जो फाज है वो होस्ट के आरएनए पॉल को यूज करेगा और भी उसमें कुछ तरीके के मॉडिफिकेशंस करेगा जिससे होस्ट का सिस्टम जो है वो गेस्ट के लिए मतलब बैक्टीरियोफाज के लिए काम कर सके। और यहाँ पर भी एक मॉडिफिकेशन आपको बताया गया है कि जो T4 है उसने बैक्टीरिया के आरएनए पॉल को कैसे चेंज किया। तो उसके लिए एक मॉडिफिकेशन आपको बताया गया है कि जो T4 है controls the expression of its own gene by regulating the covalent modification of E. coli RNA pol। भाई ई कोलाई प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में भी आरएनए पॉल होता है, हर आरएनए पॉल एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, तो उसमें कुछ सब यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पर देखिए, फॉर अर्ली जीन एक्सप्रेशन एंड इनहिबिशन ऑफ होस्ट सेल एक्सप्रेशन इज कॉजेज एडीपी राइबोजाइलेशन ऑफ अल्फा सबयूनिट ऑफ ई कोलाई आरएनए पॉलिमरेज, कि ई कोलाई का जो आरएनए पॉलिमरेज था उसकी अल्फा सबयूनिट पर एक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज एडीपी राइबोसाइलेशन, जिसके कारण ये होस्ट का ट्रांसक्रिप्शन ना करके जो गेस्ट आया है उसके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा। लेटर इट ऑल्सो एडीपी राइबोसाइलेट्स अनदर सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलिमरेज फॉर लेट जीन एक्सप्रेशन। अब देखो ध्यान से समझो, डीएनए जब आएगा फाज का, ठीक है, जब फाज का डीएनए आएगा तो पहले तो उसका एमआरएनए बन गया, इस एमआरएनए से प्रोटीन बनी और जिसने क्या किया, बैक्टीरिया के सिस्टम को शट डाउन करने में हेल्प करी, और इससे जो डीएनए बना यहाँ से, इस डीएनए से फिर से और भी तो डीएनए बनेंगे, और इस डीएनए से फिर से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो भी तो एक्सप्रेस होगी, तो इस एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, लेट एमआरएनए बोलते हैं। देखो लेट एमआरएनए की जरूरत क्या है, लेट एमआरएनए अगर नहीं बनेगा तो स्ट्रक्चरल जीन जो थे, चाहे हेड वाले हो, टेल वाले हो, या बैक्टीरियल सेल को लाइज करने वाले जीन हो, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जीन जो लेट एमआरएनए बनेगा उसके थ्रू एक्सप्रेस होंगे। आई होप समझ पा रहे हैं। अर्ली एमआरएनए, जो डीएनए आने के बाद तुरंत एमआरएनए बना वो अर्ली एमआरएनए था। ठीक है, उसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद जो एमआरएनए बना वो लेट एमआरएनए था। तो लेटर इट ऑल्सो एडीपी राइबोसाइलेट्स अनदर सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलिमरेज फॉर late gene expression, and in addition Phage also uses alternative sigma factor for expression of their different genes at various stage of their life cycle। इसमें भी ये different kind of sigma factor use करता है अलग जीन के expression के लिए। ठीक है, तो बाकी का जो टॉपिक है जो रिलेटेड है लाइसोजेनी से और लेटिक से, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगी, और उसके बाद मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से पढ़िएगा। बुक अगर आपके पास कैटलिस्ट की है तो बहुत अच्छा है, आप वहीं सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कोई कमेंट, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेके आए। थैंक यू।